अच्छा जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर लिया हमने। ये अगर आप सवाल पे गौर करें तो ये आपको देखा देखा सा लगेगा। अब याद आया मुझे कि ये फॉर्मेट्स आपके मैंने कहाँ बनाए हैं। मुझे अब याद आ गया, ये तो पीएनएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ही, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसको मैं एंड पे लेके आया हूँ, किताब पे काम कर रहा था। अच्छा जी, तो ये मैंने उस दिन आपको यहीं से सवाल पढ़ाया था और यहीं पे फिर बोर्ड पे वैसे हमने सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर भी वो मौजूद था। अल्लाह करे वो मिल जाए, दुआ करो सारे रल के। लब या नहीं। अच्छा जी, ये रहा, ये जी, ये हमने काम किया। ये हम काम कर चुके हैं। जब मैंने आपको बताया था कंपनी केस के अंदर, पहले मैंने आपको बताया स्टेटमेंट से लेजर या लेजर से स्टेटमेंट में जाना, ये इसीलिए मैं लिख लिया करता हूँ, बस किताब आ जाए मैं सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखूँगा। याद माजी अजाब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग मुकरते हैं इसलिए लिख के रखता हूँ, वक्त ज़रूरत समझ रहे और काम आए। आपस में मत बोलो जी। अब जी अगर कंपनी के केस में हम अकाउंटिंग कर रहे हों तो शेयर कैपिटल होता है और रिटेन अर्निंग्स होती हैं। फिर ये शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स चेंज इन इक्विटी के अंदर भी आते हैं। मुझे पहले दिन वाला सवाल याद है, मैंने चेंज इन इक्विटी का सादा सा फॉर्मेट भी बनाया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपने शेयर कैपिटल का लेजर बना हुआ है ना, तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ओपनिंग, फिर कोई नया कैश घर से आ गया ओनर लेकर तो शेयर कैपिटल बढ़ गया तो आ जाएगा, वरना यही क्लोजिंग। ऐसे ही रिटेन अर्निंग्स के अंदर मैंने आपको कहा था क्या आया करता है जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डिविडेंड हो तो इसमें से क्या होता है, माइनस। हमारे सवाल में नहीं आया था, मैंने कहा था आने वाले दिनों में आएगा। ये पूरा एक टॉपिक है जो हमने पढ़ना है। प्रॉपर स्टेटमेंट इक्विटी बनाना सीखेंगे, उसके अंदर शेयर्स इशू करना सीखेंगे। शेयर मतलब इशू करना तो हमने सीखना, शेयर इशू हुए तो उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। वो इशुएंस ऑफ शेयर्स प्रीमियम पे भी हो सकती है, पार पे भी, डिस्काउंट पे भी, हमें डिविडेंड्स भी रिकॉर्ड करना पड़ेंगे। वो कैश भी होंगे, बोनस भी होंगे, फाइनल भी होंगे, इंटरम भी होंगे, ये सारी चीज़ें, राइट इशू भी होगा। ये सब कुछ हमने करना है इस टॉपिक में प्रॉपर जाके। लेकिन इतना को फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिन बनवा दिया था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है इधर रीवैल्यूएशन में आके। ये याद है आपको, पहला दिन आपने साइड पर तो नहीं कर दिया था कहीं, आप खुदा ना खास्ता ये तो नहीं समझे कि पहला दिन ये सवारियां पूरी कर रहा है, अड्डे पे खड़े होके गाड़ी वाला जैसे करता है, थोड़ा चलता है फिर रुक जाता है, ऐसा कर रहे हैं, ये समझ के तो नहीं आपने पहला लेक्चर लिया था। मतलब जिस दिन मैंने फाइनल अकाउंट का सवाल करवाया था, 2 दिन लग गए थे तकरीबन हमारे उस पर। बहुत ज़रूरी था, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर टॉपिक का इंतजार करें तो ये चीज़ पेंडिंग में रह जाएगी, जो स्टेटमेंट इक्विटी के ऊपर असरात पड़ने हैं रीवैल्यूएशन के। इसलिए मुनासिब सी एक चेन इक्विटी का फॉर्मेट बना दिया था। इससे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इस इतनी कोई शक्ल तो नजर आ रही है ना। प्रॉफिट इसमें ऐड होता है, डिविडेंड वगैरह इसमें से माइनस होता है, इसमें कोई मसला तो नहीं। अच्छा अब जी, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा वो पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर को क्यों नहीं लेकर आए क्लास में। आपको किसने कह दिया था कि हम पहले 2 दिन टाइम पास करने आए थे? ये आपका कसूर है ना। नहीं पढ़ा तो मेरा कसूर नहीं है, जाके लेक्चर पढ़े, यूट्यूब पे पढ़े हैं, लेक्चर्स ग्रुपों में भेजे हुए हैं लिंक सुन के। लेकिन अगर आप लोगों ने सत्तू पिया ही हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। भाई यही हो सकता है ना, लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ, लेक्चर पहुंचा भी दिया, अब क्या करें, अब दोबारा से पढ़ा नहीं सकता मैं ना। ठीक है, आपको लेक्चर लेकर आना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं लिया वो एंजॉय करेंगे आज, उनको जब समझ कुछ नहीं आएगी तो दे विल इंजॉय। फिर उनको अंदाजा होगा कि पहले दिन ही आना जरूरी होता है, जिस दिन बुलाया जाए। जी बेटा, तो बेटा फिर भी लेक्चर्स पता है ना चल रहे थे, तो लेक्चर्स लेकर ही आने चाहिए थे ना। ठीक है, फजूल में बहस मत करें ना बेटा, ये आपका मसला है ना यार। क्लासेस का टाइम भी कम्युनिकेटेड है, लेक्चर्स भी अवेलेबल है, क्लास में लेकर आए लेक्चर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। बाकी पहले 2 लेक्चर्स कम से कम सब बच्चे ले ही लें, यानी फाइनल अकाउंट वाला सवाल लाजमी कर लें ताकि उनको ऐसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब इसको बस थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन फ़िलहाल
रीवैल्यूएशन के अंदर सिर्फ एक एंट्री एंड वाली जो है उसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। अगर एंड पे टाइम कम बचा ना तो वो एंट्री मैं लिख के भी बच्चे को भेज देता हूँ, आज जाओ कल ये एंट्री समझाऊंगा, ये भी हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, स्टार्ट कर रहे हैं हम रीवैल्यूएशन। लेकिन रीवैल्यूएशन से पहले मैंने आपको ये डिस्कशन की थी। ठीक है, तो क्या हुआ जी, जरा रिवाइज करते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल के बिजनेस की, कंपनी की अकाउंटिंग नहीं है, ये किया हुआ काम है, सिर्फ देख लें प्लीज, नोट कुछ नहीं करना। तो आप इस एग्जांपल को देखें, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ यकम जनवरी 20 पर 500 रुपए का, 500 रुपए के कैपिटल के साथ, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, बचपन वाली एंट्री बताओ, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया 120, ये प्रॉफिट कैपिटल में ही जाकर क्या हो जाता था, ऐड। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग चल रही, ओपनिंग कुछ नहीं था, ओनर घर से लाया 500, 120 प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया, कोई ड्राइंग्स लेकर घर नहीं गया, तो क्लोजिंग डेट पर कितना कैपिटल आ गया, 620। अगले साल यही क्या बन गया, ओपनिंग। फिर अगले साल मजीद प्रॉफिट कमाया 270 का इसने, और कोई ड्राइंग फिर नहीं हुई, तो ये 270 फिर ऐड हो गया, और ये ड्राइंग कोई नहीं, तो क्लोजिंग यही आ गई। ये आप अकाउंटिंग इंट्रो में सीख कर आए थे। फिर मैंने आपको कहा इसी एग्जांपल को अज्यूम करो कि ये एक कंपनी है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, शेयर कैपिटल का अकाउंट बनेगा और रिटेन अर्निंग्स का। शेयर कैपिटल के अकाउंट के अंदर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी घर से आने वाला पैसा शेयर कैपिटल के अकाउंट में, लेकिन जो बिजनेस ने कमाया वो जाएगा रिटेन अर्निंग में। प्रॉफिट कहाँ जाते हैं जी, ये हमने सीख लिया था सादा सा, पहले साल का प्रॉफिट कितना आया, 120। अब ओनर घर से लाए पैसे 500, ये अलग पड़ा है, जो बिजनेस ने कमाया और ड्राइंग नहीं हुई, ड्राइंग का नाम कंपनी केस में क्या है, वो प्रॉफिट की ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिविडेंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो डिविडेंड भी नहीं निकाला, तो फिर सारा 120 क्या है, रिटेन्ड इन बिजनेस। तो शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। बैलेंस शीट की शक्ल देखेंगे तो क्लोजिंग शेयर कैपिटल आ गया और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स, ये किधर से आ गई, सॉरी, शेयर कैपिटल आ गया और 120 2020 की रिटेन। अगले साल क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग बना, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग ओपनिंग बनी। ठीक है, शेयर कैपिटल और घर से नहीं आया था, तो ये क्लोजिंग भी वही रहेगा, लेकिन बिजनेस से जो और प्रॉफिट कमाया वो, तो इसी को फिर हमने पहले दिन क्या किया था, ये इस शक्ल में बनाना सीख लिया था कि अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाएं, ये उनको रिवाइज करा रहा हूँ जिन्होंने पहले 2 लेक्चर्स नहीं लिए, कम से कम चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट उनके सामने हो, लेकिन लेक्चर ले लीजिएगा क्योंकि ये तो अब चलेगा आपके साथ। वैसे इंट्रो के अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना तो सीखी हुई है। एनीवेज, इधर देखें जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ओपनिंग यकम जनवरी 2020, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, बस ये 2 ही चीजें मेरे सवाल में। 2020 के अंदर ओपनिंग बैलेंस बताओ शेयर कैपिटल का कितना है, 0। ओनर घर से लाया कैश, या इसको यूं कह लें शेयर इशू हो, चलो कैश ही लिखो फिलहाल। ठीक है, जाएंगे टॉपिक में देख लेंगे, कैश कितना 500, और ईयर एंड पर यही कैपिटल क्लोजिंग बन गया, यकम जनवरी 2020 का 21 का क्लोज ओपनिंग है, बहरहाल इसको 31 नवंबर 20 लिख लें, यकम जनवरी 21 का ओपनिंग भी है, कितना आ गया 5। 20 के साल में रिटेन अर्निंग ओपनिंग कितनी है, कोई नहीं। बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी लव्स प्रॉफिट लिखा हुआ है हमारे सवाल में, प्रॉफिट जो 2020 का प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग में आ गया 120। कोई ओनर घर लेकर गया ड्राइंग वगैरह, तो फिर यही 120 क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बन गई। यही क्लोजिंग अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग। तो मैं दोबारा लिखूं या ना लिखूं, ना भी लिखें तो काम चलेगा। उसके बाद ओनर घर से कोई कैश नहीं लाए, लेकिन बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो 2021 का प्रॉफिट शेयर कैपिटल में ऐड होगा ना, रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा। ठीक है, और कोई डिविडेंड वगैरह नहीं निकाला गया, तो फिर अगर डिविडेंड आ जाए तो रिटेन अर्निंग में से क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, सिंपल माइनस हो जाएगा, तो कोई नहीं डिविडेंड निकला। अब चल भाई, अच्छा भाई क्लिक करता हूँ, तो 270 रुपए का प्रॉफिट आ गया इधर। ठीक है जी, और
आपका क्लोजिंग शेयर कैपिटल का बैलेंस 500 ही पड़ा है अभी भी, ये 390 हो गया। तो ये जनाब आपकी स्टेटमेंट चेन इक्विटी का फॉर्मेट है, मोटा मोटा जितना को मुझे ज़रूरत है आज। ठीक है, रीवैल्यूएशन तो पता नहीं अब आपने करनी है नहीं करनी है। तो खैर ये 500 ही क्लोजिंग, देखो 31 नंबर 20 पर क्लोजिंग क्या है 500 और 120। अब जिस यूजर ने ये मूवमेंट देखनी है वो चेन इक्विटी के अंदर इसकी मूवमेंट देख लेता है। अगले साल के एंड पे क्लोजिंग क्या है 500 और 390, ये मैच कर रहा है। मूवमेंट इसने देखनी है वो आके इसको देख ले चेन इक्विटी है। ओके, अच्छा, तो बहरहाल ये एक छोटा मोटा फॉर्मेट आपके सामने आ गया, ऐसी जरा रिवाइज कराया मैंने, यानी ये भी मुझे करवाना पड़ा, कोई बात नहीं, लेट आने वालों के लिए पेपर्स की वजह से मैंने थोड़ा सा करा दिया, लेकिन अब एज सून एज पॉसिबल तो लेक्चर्स ले लें पहले दोनों। ठीक है, अच्छा जी, ले जी, चलें अब रीवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। रीवैल्यूएशन से पहले जरा मुझे एक बात तो बताएं, मसलन आपके पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 200 रुपये, ठीक है जी, यूजफुल लाइफ है उसकी 10 साल, तो 20 रुपये डेप्सिट होकर वो एसेट आपकी किताबों में कितने पे नजर आ रहा है? ये 180 क्या कहलाती है जी? एसेट की बुक वैल्यू। अब मोतरजीन ने ना एतराज किया कि अकाउंटेंट्स अजीब लोग हैं, इनकी किताबों के अंदर एसेट नजर आ रहा होता है किताबी वैल्यू पे, किताबी बुक वैल्यू, ठीक है, और मार्केट में इसकी प्राइस पता नहीं क्या डिफरेंट होती है। ठीक है, तो IAS 16 को भी ये बात सुनने में आ गई। IAS 16 ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मोतरजीन के एतराज को दूर करना चाहते हो, एसेट को फेयर वैल्यू पर रखना चाहते हो बैलेंस शीट डेट पर, यानी बैलेंस शीट में आपका एसेट बुक वैल्यू की बजाय यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्शन की बजाय लेटेस्ट फेयर वैल्यू पर नजर आने लग जाए, तो आपको मैं अलाउ कर देता हूं, एक ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो आप एक मॉडल यूज कर लें जिसका नाम क्या है रीवैल्यूएशन मॉडल, जिसमें आप अपने एसेट को उठाकर किस पे ले जाएं, फेयर वैल्यू पे। ठीक है, तो मसलन मेरे इस एसेट की फेयर वैल्यू जो है वो आज आ रही है 220। ठीक है, तो अगर मैंने अपने एसेट को 180 से, भाई ये चलने फिरने का वक्त नहीं है अब, ये टिक के बैठने का वक्त है अब। ठीक है हाइब्रिड वालों जी, अगर मैंने अपने एसेट को 180 से 220 पर उठाकर ले जाना है तो कितने से बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? तो एसेट का बढ़ना गम या खुशी, लॉस या गेन? ये गेन आ गया। ठीक है, सही है। अब मसला नंबर 1, ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसका जवाब ये है कि ये गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि ये अभी हमने कमाया ही नहीं, इसको कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। क्या कहते हैं जी? कमा लेंगे, जब बेचेंगे तो कमाएंगे, अभी कमाया तो, ठीक है ना। अब अगर हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड कर देना तो पीएनएल से प्रॉफिट होता हुआ रिटेन अर्निंग में जाता है, रिटेन अर्निंग को देख के शेयर होल्डर कहते हैं हमें डिविडेंड दे दो। अगर वो ये वाले पैसे डिविडेंड में मांगे तो क्या हमारे पास है? ये सादा सी बात है, इसको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर इसको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो फिर कहां रिकॉर्ड करना है, ये बात मैंने आपको आज समझानी है। तो आज जिंदगी में पहली बार आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की शक्ल देखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम की शक्ल नहीं देखी थी हमने अभी तक। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, दूसरा है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। आप अभी तक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते आ रहे थे, आज जिंदगी में पहली बार आपके सामने एक अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का आइटम आने जा रहा है, बल्कि आ गया है। वो क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में छुट्टी करके आने वाले भाइयों ने करवाया था। ठीक है, देख लेना प्लीज। ठीक है, लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर जो थोड़ा सा अब एडिशन है वो क्या है, ये देखें जी। पहली बात वही पुरानी चीजें, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ गया भाई। यहां पर तो फिर ऐसे ही है, माजरत तंग तो नहीं हो रहे,
जी सेल लेस कॉस्ट है जीपी, फिर सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम ऐड की, पीबीआईटी, फाइनेंस कॉस्ट माइनस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर। यहां तक का आपको मामला पता था, बस फॉर्मेट जरा हैप हैजर्ड सा था इंट्रो में। ये मैंने पहले 2 लेक्चर्स के अंदर इस तरह का बनवा दिया था आपको। बहुत सादा सा सवाल हमने उठाया था बगैर किसी एडजस्टमेंट के, और सिर्फ इंश्योर किया था कि हम इस फॉर्मेट के ऊपर पीएनएल बनाना शुरू कर दें और बैलेंस शीट बस पता हो थोड़ा, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, ताकि टॉपिक्स में जैसे आप एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं तो आसानी रहती है ना। तो ये इसी तरह से आज पहली बार आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पीएनएल के बाद भी कुछ आता है, और वो होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही चीज है, एक ही आइटम है, और वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस, यानी रीवैल्यूएशन का चेंज। रीवैल्यूएशन का चेंज, ये चेंज प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन आज नहीं माइनस होगा, आज तो सिर्फ प्लस ही होगा। सबसे सादा सवाल से शुरू कर रहे हैं, एक रीवैल्यूएशन करवाऊंगा आज, कोई अगर मगर की इजाजत आपको आज नहीं है। फिर ये कल 2 रीवैल्यूएशन पे जाएगी, तो फिर अगर आज गेन है तो कल उसके ऊपर मगर लॉस आएगा, वो ट्रीटमेंट दूसरे दिन में सीखेंगे। फिर एक 3 रीवैल्यूएशन वाला सवाल आएगा जिसमें गेन पे लॉस पे गेन आएगा। फिर ऐसे ही सवाल चलते जाएंगे और मुख्तलिफ सिनेरियोज आते जाएंगे। फिर साल के शुरू से साल के आखिर पे रीवैल्यूएशन चली जाएगी, जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन के रूल्स सीखने हैं। जब वो समझ आ जाए तो रीवैल्यूएशन जब मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, मसला फिर नहीं होगा। ठीक है, सही है ना। तो आज पहली बार हमने देखा ओसीआई भी होता है, और ओसीआई में क्या आता है, रीवैल्यूएशन का चेंज। रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज मैंने इसलिए लिखा जरा दूर से समझ आ जाए कि रीवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये है, आज पता लगा, जिसमें पीएनएल है और ओसीआई है। अब अहम बात क्या है, पीएनएल, इनसाइड पीएनएल भी इसको कहते हैं, इसमें सारी रियलाइज्ड चीजें होती हैं, सारे रियलाइज्ड गेन्स होते हैं। हाँ, लॉसेस तो अनरियलाइज्ड भी आपको पता है, फ्यूचर लॉसेस भी हम ले वो जो एंटिसिपेटेड लॉसेस भी लेते हैं, क्योंकि प्रूडेंस कहता था ना फ्यूचर लॉस को आज ही बुक कर लो। लेकिन इनकम्स की अगर बात करें तो पीएनएल के अंदर सिर्फ रियलाइज्ड इनकम्स होती हैं, अनरियलाइज्ड गेन्स जो है वो ओसीआई में आएंगे, इसको आउटसाइड पीएनएल भी कहते हैं। अब अगली बात, मेरा सवाल, रिटेन्ड अर्निंग में क्या जाना है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जाएगी रिटेन्ड अर्निंग्स में या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा? अगर आप खुदा ना खास्ता टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को ले गए, यानी इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी रिटेन्ड अर्निंग में ले गए, तो इसको देखते ही यूजर्स क्या कहेंगे, अरे इतने प्रॉफिट्स रिटेन्ड पड़े हैं, हमें भी बांटो, डिविडेंड दे दो। तो डिविडेंड दे सकते हो, ये क्या ये आपने कमा लिया है? इसलिए आपने रिटेन्ड अर्निंग में सिर्फ क्या लेकर जाना होता है, पैट। वो तो पहले ही सिखाया हुआ था, आज नई चीज क्या आई, रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो भाई स्टेटमेंट ऑफ है इक्विटी का आइटम, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर इसका अपना एक कॉलम है, ये उधर जाएगा। मतलब आज मैंने पीएनएल नहीं बनवाना, लेकिन एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा सवाल में। कल मैंने जो सवाल कराना है उसमें भी एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, किसके, पीएनएल, यानी कि ये वाला एक्सट्रैक्ट बनेगा, चेन इक्विटी का एक्सट्रैक्ट बनेगा, एंट्रीज करा रहा हूँ, ये सब मैंने हर सवाल में कराना है, वो टेंशन न लें आप। लेकिन फिर भी याद तो अभी से करना है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएनएल वाला प्रॉफिट, भाई जागना, पीएनएल वाला भाई जागना, पीएनएल वाला प्रॉफिट। ये कौन है, मरीज, सॉरी ये कौन है, ये एम्बुलेंस, लाल रंग है ना असल में, ठीक है, ये कौन है, मरीज, ठीक है, लाल रंग की गाड़ी में बैठा, कहां जाएगा जरा बताना सोचकर, चेन इक्विटी में, चेन इक्विटी में आ गया, ठीक है। अब कहां जाएगा आगे, ये प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट 2024 में कहां आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स में। एम्बुलेंस पे बैठा और कहां पहुंचा दिया हमने इसको, रिटेन्ड अर्निंग्स में। और ये जो सरप्लस का चेंज है, ये कुछ सरकारी बंदा है, इसने नीली बत्ती वाली गाड़ी रखी हुई है, तो ये उसमें बैठा है, इधर ही आकर कहां पे पहुंचेगा, अपने कॉलम में। ये बात समझ आ गई तो बस फिर बेटा पार है, मसला है ही कोई नहीं, सादा सी बात है, ठीक है। बस असल में ना आप बचपन में ये नहीं सीखते शायद कि ये प्रॉफिट का निकल के पीएनएल से कैपिटल में जाना, दरअसल ये डबल एंट्री है।
जिसको क्लोजिंग एंट्रीज भी कहते हैं। जरूरत नहीं पड़ती ना, भी जरूरत है, लेकिन पता तो होना चाहिए। प्रॉफिट पीएनएल के अंदर जो पड़ा होता है, अगले साल वो क्या पीएनएल में पड़ा होता है, कहां जाता है, खत्म हो गए कैपिटल में चला जाता है ना। अब उसकी असल में डबल एंट्री हुई होती है कि वो जो प्रॉफिट पड़ा है, क्रेडिट नेचर की चीज है, उसको वहां से डेबिट करो पीएनएल खाली और क्रेडिट कर दो कैपिटल को। ऐसे ही अगर रिटेन अर्निंग में फेंक रहे हो तो इसकी भी एंट्री क्या हो रही है, यहां से ये हो जाएगा डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ऐसे ये ओसीआई से हो जाएगा डेबिट और उसका सरप्लस का लेजर क्या हो जाएगा, क्रेडिट, उसका कॉलम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगले साल यहां पे कुछ होगा इनमें से, अगले साल की इनकम होंगी, अगले साल के एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा बन जाएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, रिटेन अर्निंग से ऐसा बन जाएगा। और ये चेंज इन सरप्लस ये अपने, तो ये मैंने ऐसे फॉर्मेट बनाया हुआ, ठीक है। आप वाला मिला नहीं जो मैंने उस दिन बनाया था, तो फिर ये सी की क्लास में कराया था, उस पर डॉलर लिखा हुआ, पर बस ये फर्क है, वो फॉर्मेट तो सेम ही होता है, ठीक है। आपका इनका फॉर्मेट सेम था, लेकिन बस उत्ते के लिखा है डॉलर है जी। तो वो माजरत अब मुझे मिल नहीं रहा, आप लोग हालांकि कह रहे हैं पहले दिन करवाया था, फिर सवाल भी किया था, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है। आपको मिल गया, मुझे असल में इधर नहीं मिल रहा कि मैंने वो कहाँ बनाया था। एनीवेज ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर हम अपने मतलब को कर लेंगे अभी तक। अच्छा सुने, कोई बात नहीं, ये इसीलिए तो मैंने आज नई चीज सिखाई है, इसलिए तो ये लेकर आए, ठीक है। अब नई चीज समझ आ गई। नई चीज क्या है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और फिर वहां से कहां चला जाएगा, चेंज इन इक्विटी के अंदर अपने कॉलम, रिटेन अर्निंग में नहीं जाना, ठीक है। जैसे सरप्लस पीएनएल में नहीं आना, वैसे ही रियल सरप्लस का चेंज भी रिटेन अर्निंग में नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि रिटेन अर्निंग्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जबकि रियल सरप्लस क्या है, ये तो कमाया ही नहीं कि बांट सकते, इसलिए इसको अलग रखते हैं, ठीक है। चले जी, आए जरा खुशबू लगा के, कितने के सवाल, ओके सॉरी। सवाल नंबर 1, इतना बड़ा सवाल, कंपनी एक्स परचेज द बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन, ठीक है, ऑन यकम जनवरी 15, यूजफुल लाइफ इज 20 साल और रीवैल्यू हो रही है ऑन यकम जनवरी 16 120। जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें, रेलेवेंट लेजर्स बनाएं। अच्छा, रेलेवेंट लेजर्स में शायद आज बना दूं, उसके बाद आइंदा नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपसे 2-3 सवालों में बनवाता रहूंगा, ठीक है। यह इतना सिंपल काम, जर्नल एंट्रीज करें और फिर लेजर्स बनाएं, ठीक है, 15 और 16 के। लो जी, अब पहला सवाल जिंदगी का हम करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन का, और इतना आसान टॉपिक है कि क्या बताऊं, तो थोड़ा टाइम लगेगा हाथ सीधा होते हुए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग, जिसका फॉर्मेट वही है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। बस जैसे एसेट का कॉलम दरअसल एसेट का लेजर एक तरह से बुक वैल्यू पे बन रहा होता था, वैसे ही सरप्लस के लिए यहाँ एक कॉलम आ जाएगा और पीएनएल की मूवमेंट के लिए कॉलम आ जाएगा। बस इस कॉलम के अंदर 2 कॉलम्स, इस वर्किंग के अंदर 2 कॉलम्स हमने ऐड कर देने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। शुरू करें काम, बहुत सिंपल काम है, जिंदगी आसान है। क्वेश्चन 51, जहां तक गया सवाल बस ठीक है, वहां छोड़ देंगे, बाकी कल कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कोई ट्रेन पे नहीं चढ़ना हमने, आराम से करें हम। डेट वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट। नहीं कर लो, तुम गल्ला कर लो, छोड़ो भाई, छोड़ो 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 भाई, ये वो डिस्क्रिप्शन, एसेट। उसके बाद जी सुने, यहां पर ना आपने जज्बात में आके एंड पे नहीं एसेट को लिखना, 2 कॉलम्स की जगह खाली रखिएगा, फिर ना कहना मैनू दसिया नहीं। अच्छा, अब ले जी, ये तो बात की बात है, पहले रूटीन मुताबिक जो काम चल रहे हैं वो तो कर लें, ठीक है। जरा अगर हम इसको कंजूसी से बनाए ना, तो मैं टेक्स्ट भी बना लूंगा इंशाअल्लाह। आप करें अपना काम, आपने तो बस पूरे सफ़े के ऊपर
वर्किंग ही शो करनी है। अच्छा जी, एसेट खरीदा किस दिन? यकम जनवरी 2000। अच्छा, आज ना ये तीसरा कॉलम यूज ही नहीं होना, यानी आज के सवाल में सिर्फ पहले दो, मतलब एक ही कॉलम नया ऐड होना है, लेकिन चलो अपने फॉर्मेट को तो पक्का करेंगे, ठीक है जी। यकम जनवरी 2015 पर हमने एसेट खरीदा 100 रुपए का। होए 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 होए, बड़ी मुश्किल जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्रीज करनी है हमने फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी जी? यकम जनवरी 15 पर बोलो। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी? अच्छा, अब ये जहां कहीं आपका दिल है ना लिखना है तो लिख लो ऊपर रुपीज इन मिली। मैंने नहीं लिखा, माजरत, वर्किंग के ऊपर भी लिख लेता हूँ, ठहर जाओ। तो रुपीज इन मिलियन, तो 100 से एसेट अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्या हो गया? एसेट परचेज्ड। बड़ी मुश्किल एंट्री थी ना, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, है ना? आप देखा जैसे चुप बैठे हो, इसका मतलब आप अटेंटिव हो। प्लीज इस तरह से क्लास का माहौल रख लो, यकीन करो मैं मजे से पढ़ाऊंगा आपको और आपको भी मजा आएगा, हर चीज समझ आएगी। लेकिन ये आप लोग जो डिस्टर्ब करते हो ना, ये 2-3 से ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता, उसके बाद फिर मैं सुन के साइड पे ला देना उन्हें, ठीक है ना? पढ़ने वाले पढ़ते ऐसे अटेंटिव बैठे हो, पिन ड्रॉप, पिन गिराऊं ना आवाज आएगी, ये होना चाहिए। तो ये नहीं होगा ना, तो बस 1-2 दिन बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई तो मैं कर ही रहा हूं, ऐसे करके 2 3 4 5 6 निकलेंगे, बाकी सेट हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद डेप्रीसिएशन करनी है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, तो 100 कॉस्ट है, कहीं पे रेजिडेंट वैल्यू गिवन नहीं है, होती तो माइनस कर देते हैं ना जी। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, खामोशी केस में स्ट्रेट लाइन ही लगाते हैं ना। तो वो कह रहा है जी यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 साल, और चुप। तो फिर क्या करें? स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेफिसिट कर लें, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, आंसर इज 5 रुपए की डेप्रीसिएशन आ गई, ठीक है? और बुक वैल्यू एसेट की 95, 31 दिसंबर 15। तो दूसरी एंट्री अब क्या होगी फिर? यार रीवैल्यूएशन शुरू कर भी ले, तू कह रहे थे रीवैल्यूएशन शुरू करनी, रीवैल्यूएशन शुरू करनी, हो ही नहीं रही शुरू, है ना? यही लग रहा है ना, कब होगी रीवैल्यूएशन शुरू? पता नहीं, लोग कह रहे थे बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इतनी खुली खुली एंट्री ना करें, मुझे याद आ गया, मेरा दिल है यहीं पे नीचे एंट्री करें, क्योंकि आगे तो मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाने का बोला है ना आपको भी, इंशाल्लाह बनाएंगे, डे 1 से ही बनाएंगे और एंड तक बनाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंस इसकी और बढ़ गई है एक्सट्रैक्ट्स बनाने की, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स भी अब आपका आ चुका है, और फाइनल अकाउंट का सवाल विदाउट रीवैल्यूएशन होगा मुझे नहीं लगता, ठीक है? तो ये जो काम मैं आज आपको शुरू कराऊंगा और हर सवाल में साथ साथ कराऊंगा रीवैल्यूएशन के, जब तक कि आपको पक्का ना हो जाए, ये काम रीवैल्यूएशन अपना सवाल के अंदर भी करना पड़ सकता है, और फाइनल अकाउंट्स के अंदर, फाइनल अकाउंट में क्या बनता है? वही इनकम स्टेटमेंट, वही बैलेंस शीट, वही चीनी, ठीक है? तो 31 दिसंबर 2015 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री करेंगे, कितने से? अच्छा, अगर आप लोगों की इजाजत हो, पहले ही ना किस किसने की है, सच्ची सच्ची बताना हाथ खड़ा करके, दिल में है पहले ही ना, शर्म तो नहीं आती? अच्छा जी, अगर आप लोगों की इजाजत ना भी हो, तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो लेजर्स है ना, जो कि असल में तो सवाल की रिक्वायरमेंट है, पर मैं वो इधर ना बनाऊं, मुझे वो लेजर्स इधर बनाने दो, ठीक है? थोड़ा आपको तंगी होगी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ जाएगी। वो क्या है? एक्सट्रैक्ट्स। मैं चाह रहा हूं लेजर्स भी ना मिटे और एक्सट्रैक्ट्स भी, दोनों चीजें रहें, चले खैर। तो अगर आप लेजर बनाते हैं, यार मार्कर को दे दो यार, ये पता नहीं जब मैंने रखा है तो फिर सही तो नहीं होगा ना भाई, वो मार्कर सही से ला दो यार, इंक भर के, यार क्या करते हो, रोज का तमाशा है।
जी बेटा, एसेट अकाउंट रुपीज इन मिलियन शिलियन लिख लेना, ठीक है। एसेट 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग कुछ भी नहीं है बल्कि डबल एंट्री से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ, कोई मसला। उसके बाद ईयर एंड आया तो ये एसेट क्या हो रहा है, डेप्रीशिएट। 2 ही साल का करना है तो 2 साल बना लेते। ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं लेजर जिंदगी पहली बार देख रहे हैं, सादा से लेजर है, बस 2 साल पूरा करना है। ले रही अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर ओपन कर लें, अभी भी सही मार्कर नहीं मिला। और फिलहाल एक अकाउंट अगले साल बनना है, फिलहाल वो तो नहीं है, तो चलें आगे। अब ईयर एंड आया तो एक ओपनिंग कुछ भी नहीं था, 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट की एंट्री हो गई 5 रुपए से, और ईयर एंड हो गया, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2015 पर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 100। बड़ा मुश्किल काम हो रहा है जी, बड़ा मुश्किल काम। 31 दिसंबर 2015 पर बैलेंसिंग फिगर आ गया, वो बड़ा बड़ा। अच्छा जी, अब अगला साल आ गया है, लेकिन उससे पहले मेरे दिल में आ रही है एक्सट्रैक्ट्स ज़रा बना लें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं तो उसके अंदर मैं 2 चीज़ों को लेकर चलूँगा। एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सारे मार्कर गायब हो गए, शायद ये चाहिए। मैंने कहा यार 2-3 तो ला दें, अब बस कर दें, क्लास खत्म हो जानी है आपके आने तक। जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2015 के लिए मैं बनाऊंगा, ठीक है जी। और इसके अंदर पीएनएल होगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स। अब जरा समझाने के लिए मैं इसको यूं लिख रहा हूं, ऐसे लाइन लगा के कि ये सारी जो सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह आती थी ना चीजें, और एंड पे क्या आ जाता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये अच्छा जरा ध्यान से सब बैठे इस वक्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज अभी अभी आपको बताई, वो क्या होती है जी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसके अंदर एक ही आइटम होता है लेकिन वो इधर आ जाएगा, वो सरप्लस, अगर यूं सरप्लस या आया है या नहीं आया, चेंज उसमें, ठीक है। तो अगर मैं 2015 की बात करूं तो 2015 का प्रॉफिट मुझे नहीं पता कितना है, सवाल में ना गिवन। तो अगर आपने कोई फिगर लिखनी है तो मुझे बता दो, मैं वो लिख देता हूँ। मतलब अज्यूम फिगर लिखनी है तो लिख लो, मेरे ख्याल में तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे इससे कोई मकसद नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स में मैंने ये लिखना ही नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी, कौन सी चीज़ कहाँ। तो फिगर लिखनी है तो लिख लो, अज्यूम कर लो, चलो कर लो, अज्यूम कर लो, अज्यूम अज्यूम कितना जी, 50 कर लें, 50। खज्जल कार 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 के आप ले आया। अच्छा जी, प्रॉफिट कितना अज्यूम किया मैंने, 50, ठीक है, ताकि ये 50 कहीं आपको नजर आए तो इजी रहे, ठीक है ना। ये कैसे निकला होगा, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सारा कुछ कर कर आके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, कोई मसला। ओके नेक्स्ट। उसके बाद आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कोई भी आइटम नहीं आ रहा, तो बस ये आपकी बन जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो भी 50 ही बनेगी। लेकिन मेरा मशवरा, कभी भी हम इसको पहले टोटल नहीं लिखेंगे जब तक कि पूरी से एसओसीआई बनाने का हमें कह ना दे, ठीक है जी। बहरहाल ये छोटा सा फॉर्मेट अब आपके सामने है, कोई मसला है तो इसमें बताएं। ये जो मैंने अज्यूम किया फिगर, इससे कोई तकलीफ अगर हो रही है तो भी बताएं, बोलो।
आप कोई और फिगर बोल देते तो मैं वो ले लेता, इसमें कोई साइंस नहीं है। ओके, अब इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मैं लिख नहीं रहा ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट्स, पर एक्सट्रैक्ट्स किए, ठीक है ना, 2015। अब इसमें मैं सिर्फ 2 कॉलम्स रख रहा हूं, शेयर कैपिटल और रिटेन। हालांकि इसमें शेयर कैपिटल भी होगा, हालांकि शेयर प्रीमियम भी होगा, रिटेन अर्निंग भी होगा, रिटेन सरप्लस भी होगा। अच्छा, सरप्लस भी चाहिए मुझे, सॉरी। तो सुने सुने सुने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर मुझे ओपनिंग बैलेंस चाहिए होगा, और उसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ दें और क्लोजिंग पे आ जाए। ये कौन सा साल है? तो 1 जनवरी 15 इसका ओपनिंग होगा, बोलो, और 31 दिसंबर 15 इसका क्लोजिंग होगा। एक कॉलम शेयर कैपिटल का, कोई जरूरत नहीं थी मुझे यहां पर। दूसरा है रिटेन अर्निंग्स का, तीसरा है रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है। इसके साथ भी डैश डाल दें, वो सर है बखरा है, चलो ये लो बेचारे के साथ डाल दें। अब ओपनिंग फिगर्स अज्यूम करनी पड़ेंगी, बताओ ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना ले लूं? नहीं, कुछ तो लो ना, प्रॉफिट से 500 ले लूं, 500 ऐसे ही। रिटेन अर्निंग ओपनिंग अज्यूम 180, सरप्लस मेरा पहला एसेट है भाई, अभी रीवैल्यू हुआ ही नहीं इस साल में, तो सरप्लस कहां से आ गया, ठीक है ना। इसको तो मैं जीरो कह सकता हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा बिजनेस नहीं होता जो शेयर कैपिटल के बगैर चल रहा हो, या जिसमें अर्निंग्स अभी ना पड़ी हो, बिजनेस तो रनिंग कंडीशन में था ना, ठीक है। तो इसको अज्यूम किया मैंने, ये फिगर अज्यूम किया, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर है। तो यहां पर मैंने आज से पहले क्वेश्चन मार्क लिखता होता था, क्वेश्चन मार्क लिखने को मसला तो नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ आ गई है बात। ये अज्यूम फिगर है, क्या जरूरत है, बस ये फिगर, और उसके बाद ये शेयर कैपिटल है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितनी है पता नहीं, कितनी है, फिर है लाजमी है, लेकिन ये पक्का पता है मुझे, ये क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब क्या चीज, क्योंकि मेरा सवाल बता रहा है कि हमने एसेट खरीदा अभी 1 जनवरी 15 पे, और वो रीवैल्यू हो रहा है 16 में, और कंफर्म बात है कि कोई और एसेट इस सवाल में नहीं है, तो इस सवाल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो खुद से कैसे अज्यूम कर लूं। लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता, शेयर कैपिटल के बगैर बिजनेस चल रहा है, रिटेन अर्निंग्स नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये होते ही है, ठीक है। सवाल में होगा, छोड़े इस बात को, ये जीरो है, ये मुझे कैसे पता लगा, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये हमारा इस एसेट का पहला साल है, अभी रीवैल्यू नहीं हुआ, ये पहला दिन है ना अभी, ठीक है। अभी 1 साल, फिर 2, 3, 4, जब जितनी रिवैल्यूएशन मर्जी करवाता रहे, 6 साल पे सवाल फैल जाएगा, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इधर देखो, आपको बताया था मरीज एम्बुलेंस पे बैठकर किसने आना है, एम्बुलेंस पे किसने बैठना है, एम्बुलेंस पे किसने बैठना है, पैट ने, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया कहां, अपने घर रिटेन अर्निंग्स में, कितना, ये क्वेश्चन मार्क, वो जो आपने 50 लेता 50 ले लेते, यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन होता है, सरकारी अफसर, वो ये कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, तो कोई नहीं चीज भी तो आएगी, वो भी आ गया जनाब अपने घर, ठीक है। और यहां पर ठीक है, अच्छा 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है, सुन लो अभी, सुन लो अभी, सुन लो अभी, सुन लो, पैट आप लिखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 का, इधर अलग लाइन में लिखो, और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 2015 की जो कि रियल सरप्लस है, वो अलग लाइन में लिखो, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसका हल क्या निकालूंगा, मैं यहां पर लिखा करूंगा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, और ये दोनों चीजें एक ही लाइन में लिख दिया करेंगे, जान छुड़ा लिया करेंगे, ठीक है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2015 की, जिसमें प्रॉफिट आया ये, और रीवैल्यूएशन सरप्लस, जरा दूर से गुजारे ना इसको, ऐसे दूर से नजर आया आता हुआ, ठीक है, ये जनाब आ गया, कोई नहीं है, पक्की बात, ठीक है। प्रॉफिट तो होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं प्रॉफिट है, होगा, लेकिन ये कोई नहीं। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस बताइए जी, शेयर कैपिटल का इतना, शेयर प्रीमियम का इतना, सॉरी रिटर्न अर्निंग का इतना, और ये जीरो, बाकी दोनों का तो मुझे पता नहीं है, ये कंफर्म है। ले जी, कोई मसला है तो बताएंगे।
फुल फ्लैश सवाल नहीं है, लेकिन मैं डे 1 से ही इसको साथ लेकर चलना चाह रहा हूं, मेरे लिए ऐसे ही, मुझे ऐसे ही पसंद है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस एक्सट्रैक्ट में एक चीज मिसिंग है। अभी आपके सामने एंट्रीज है, मुझे बताओ पीएनएल के अंदर कोई एक आइटम जाने वाला जो मैं भूल गया हूं लिखना, डेप्रीसिएशन। यानी कि इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5 रुपए का आया होगा, बाकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, लटरम पटरम सारे खर्चे। लेकिन यहाँ पर ये, अब अगर एक्सट्रैक्ट कोई मांगता ना तो सिर्फ ये इतना सा दिखाना था, लेकिन ये सारी कहानी आपके सामने इसलिए है कि आपके सामने पूरा नक्शा आए। ओके, सही है, यहां तक कोई मसला तो नहीं है। जहां मसला हो वहीं रोकना, ये ना हो के एंड पे जाके कहो उतनो लांग गया है, मैं ये गल नहीं सुनागा। जहां पे मसला हो वहीं पे रोक के पूछो, ठीक है ना। अच्छा जी, चलें आगे। अगला साल हुआ जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएंगे, ब्रॉड डाउन 100। क्लास थोड़ी आगे चली जाए तो चली जाए, काम तो पूरा करके जाना, जिसको मसला हो चला जाए, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर दूंगा। अब कोई बोले ना जी, चीजें आराम आराम से करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब बताओ, रीवैल्यूएशन का दिन आ गया, बोलो। ये 31 नवंबर 15 का मतलब कई बार बोल चुका मैं, यकम जनवरी 16 भी होता है ना। अब यकम जनवरी 16 पर एसिड को हमने क्या करना है, रीवैल्यू। एसिड रीवैल्यू करना है तो कौन सी दो चीजों को कंपेयर करना है, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। किसको, बुक वैल्यू और, ये अभी अभी आपने देसी तरीके से ये काम किया तो था, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू फेयर वैल्यू कंपेयर करें तो गेन भी आ सकता है, लॉस भी। पहला दिन है, गेन ही आना है, लॉस तो कल आएगा। गेन के बाद फिर वो इंशाल्लाह चलती जाएंगी सारी पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये वर्किंग ऐसे भी हो सकती है जैसे आपको नजर आ रही है, ऐसे भी हो सकती है कि 180 है, एक लाइन छोड़कर फेयर वैल्यू लिखे कितनी, तो बैलेंसिंग फिगर दरमियान में, यहां पे भी जो बैलेंसिंग फिगर ही थी, ये बैलेंसिंग फिगर ही थी ना, यहां पे भी ये गेन बैलेंसिंग आ सकता है। ठीक है, कितना, वही 40। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, ये हमारी फॉर्मेट के ऊपर आ गई वर्किंग। एसिड ने अभी आगे भी चलना है, ये एसिड की लाइफ में भी आगे भी बाकी है, तो हमारी यही वर्किंग चलती चली जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया था पहले, अब ऐसे लिख दिया, कोई मसला, इन दोनों में कोई फर्क। ठीक है, लेकिन ये मेरा सवाल नहीं था, मेरा सवाल तो, खैर ये मेरा सवाल था, आपका सवाल नहीं है, यूं कहना चाहिए, आपका सवाल तो है ये। ठीक है, तो यकम जनवरी 2016 पर एसिड चला गया 120 पर। अब मेरे बच्चों, असूल लिखना है आज आपने, मैं बोलूंगा, ठीक है। वो असूल सारी जिंदगी रीवैल्यूएशन के लिए आपने यूज करना है, इस वाली रीवैल्यूएशन के लिए वर्किंग में। ठीक है, वो असूल क्या है, पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुन लो, देख लो, फिर लिख लेना। ठीक है, पहले सुन लो और देख भी लो। हम एक लाइन खाली छोड़कर, वर्किंग का रूल क्या है, वर्किंग का रूल क्या है, लिखवाता हूं अभी, लिखवाता हूं अभी, सुनो, पहले सिर्फ सुनो और देखो इधर। एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे, फेयर वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। सवाल में गिवन है कितनी, कितनी, 120। तो एक लाइन छोड़कर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। अब बताओ, एसिड 95 से 120 पे लेके जाना है, तो कम करेंगे ना एसिड को, कम, ज्यादा करेंगे। 25 से एसिड बढ़ेगा, ओ एसिड बढ़ गया, एसिड का बढ़ना 25 से बढ़ गया, बढ़ना गेन या लॉस, इसका नाम हमने यहां पर रखा हुआ है रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, तो हमें क्या आ गया जी, रीवैल्यूएशन पर क्या आ गया जी, जरा जगह तंग थी तो मैंने रीवैल्यूएशन पूरा ना लिखा, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। कोई मसला यहां तक। अब देखिए जी, वर्किंग के अंदर हमने कौन सी दो चीजों को कंपेयर किया, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू या रीवैल्यू अमाउंट। ठीक है, तो गेन लॉस निकल आया। ठीक है,
भाई आमिर, अब एसेट अकाउंट ग्रॉस अमाउंट पे पड़ा है या नेट अमाउंट पे पड़ा है? लफ्ज बदल दिया मैंने, एट कॉस्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि अब एसेट अकाउंट रीवैल्यूएशन मॉडल पे होगा तो कॉस्ट भी हो सकती है, रीवैल्यूएशन भी हो सकती है ना, फेयर वैल्यू भी। तो ग्रॉस पे पड़ा है या नेट पे पड़ा है? ग्रॉस का मतलब वो फिगर जिसमें से डेप्शन माइनस ना हुई हो, और नेट का मतलब जिसमें से माइनस हो चुकी हो। तो क्या इसमें से डेप्शन माइनस हो चुकी है? कैसे पता आपको? एक्यूमुलेशन का अलग होने का मतलब ही क्या है? एसेट अकाउंट किस पे पड़ा है? ग्रॉस पे। ग्रॉस पे, कॉस्ट पे कह लो, फिलहाल कॉस्ट पे कह लो, ठीक है। अब क्या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहा है? वर्किंग तो बन ही इस तरह से रही थी कि वो बुक वैल्यू शो कर रही थी, तो वर्किंग के अंदर तो हमने बस क्या किया, एक लाइन छोड़ी, फेयर वैल्यू लिखी, गेन लॉस निकल आया। लेकिन क्या हमारा एसेट भी बुक वैल्यू शो कर रहा है? एसेट बुक वैल्यू शो नहीं कर रहा, प्रॉब्लम अराइजेस। तो रीवैल्यूएशन के दिन इस मेथड में, जिसको हम रिप्लेसमेंट, नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, इसका एक और नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। समझ आ रही है? एलिमिनेशन। कौन बोल रहा है? कुछ ना करें बॉल पॉइंट से। अच्छा जी, अब सुने 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 सुने, कहां था मैं? हाँ, क्या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो कर रहे हैं? भाई यहां पर तो बुक वैल्यू ही वर्किंग शो कर रही थी, तो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू कंपेयर होगी, गेन लॉस निकल आया। क्या यहां पर बुक वैल्यू पर एसेट है? असल में आईएस 16 ये कहता है करने का, ये तो हमारी वर्किंग का फॉर्मेट है। तो आईएस 16 ने तो एसेट को किस पे रखवाया हुआ है? कॉस्ट पे, और एक्यूमुलेटिव क्या पड़ी हुई है? अलग। तो अगर हमने आज एसेट को रीवैल्यू करना है तो हमें किसको कंपेयर करना है? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने एसेट अकाउंट को उठाकर लाना पड़ेगा बुक वैल्यू पे। अब वो आएगा कैसे, ये आप खुद बताओ। ये एसेट बुक वैल्यू कैसे शो कर सकता है? ये जितनी डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के दिन हमारे एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, वो सारी इस दिन यहां से एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। और इसको यहां से निकाल कर ले जाओ एसेट अकाउंट में। एसेट अकाउंट किस पे आ जाएगा? बुक वैल्यू। ये सिर्फ इसलिए लेजर बनाया मैंने ताकि एंट्री समझा सकूं, ठीक है। अब अच्छा, अगर जरूरी है कि पहले साल के बाद ही रीवैल्यू हो जाता? 2 साल बाद भी हो सकता था, 3 साल गुजर चुके होते, 4 साल गुजर चुके होते। असूल क्या है? इस दिन खड़े होकर, जितनी रीवैल्यूएशन हो रही है ना, रीवैल्यूएशन के दिन इस अकाउंट में जितना भी बैलेंस पड़ा होता, वो सारा क्या हो जाता? एलिमिनेट। तभी एसेट अकाउंट किस पे आता? बुक वैल्यू पे। तो सबसे पहला काम रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना पड़ेगा? हमें एक्यूमुलेटेड अकाउंट का बैलेंस एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ताकि एसेट किस पर नजर आने लग जाए? बुक वैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहली एंट्री क्या बनी? बोलो बोलो बोलो। एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट का अकाउंट क्रेडिट। यकम जनवरी 16 पर, यकम जनवरी 16 पर, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन के दिन इसका बैलेंस क्या हो गया? नील। अगर यकम जनवरी 15 पर मैं कैरी डाउन बैलेंस निकालूं तो कितना आएगा? कितना है इस दिन? इस दिन कितना? नील हो गया, खत्म। इसका बैलेंस अगर आज ही निकालूं यकम जनवरी 16 पे, तो कितना है? अब ये क्या है? 95 पे आ गया। तो एसेट अकाउंट अब किस पे आ गया? बुक वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ा करेगा? एसेट अकाउंट पे को बुक वैल्यू पे लाने के लिए हमें ट्रांसफर की एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। एलिमिनेशन की एंट्री कहना चाहिए, ट्रांसफर एक और चीज मिक्स ना हो जाए। ये क्या है? एलिमिनेशन की एंट्री। क्या एलिमिनेट कर रहे हो? एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, जितना भी पड़ा है रीवैल्यूएशन के दिन उसको उठाकर एलिमिनेट कर देंगे, एसेट अकाउंट में देंगे। तो यकम जनवरी 16 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट 5 से, यहां से भी नजर आ रहा था। आते आते पता है कहां तक पहुंचते हैं हमने? अभी स्टेप 1 मैंने लेजर बना के ही एंट्री सिखाई, जिसमें लेजर मैंने आपको 5 दिखाया। कल स्टेप 2 होगा, जिसमें कहूंगा नहीं नहीं लेजर मत बनाओ, घर पे बनाना, एंट्री से देखो। एंट्री से भी नजर आ रहा है 5 क्रेडिट हुआ था, पड़ा था, डेबिट करके खत्म कर दिया, अब 0 हो गया। फिर ये भी वो मंजिल नहीं है जहां पे हमने पहुंचना है। एंट्रीज मांगे ना मांगे, हम डायरेक्ट जो है वो वर्किंग से भी इसको सीखेंगे, नोट के अंदर जाते हो, ठीक है। ये सब कुछ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, लेकिन फिलहाल
जरा बुनियाद से उठे ना, लेजर से लेकर आया कैसे बैलेंस किस दिन आ रहा, ठीक है ना। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गुजर चुके होते और अब हमें रीवैल्यूएशन का ख्याल आता, तो वो 2 3 4 5 साल की डेप्थ इकट्ठी हुई पड़ी होती, सारी एलिमिनेट करनी पड़ती। ओके, रूल क्या है, रूल क्या है, रीवैल्यूएशन के दिन एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसको एलिमिनेट करना है और उसको उठाकर कहां ले जाना है, एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट क्या शो करे, बुक वैल्यू, ताकि बुक वैल्यू कंपेयर कर सके फेयर वैल्यू, ताकि गेन या लॉस निकाल सके रीवैल्यूएशन का। गॉट इट। अब लो जी, अब ये 25 की एंट्री कर लो, क्योंकि देखो ना ये 95 और इधर ये भी 95, एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ गया ना। अब हमने वर्किंग में तो एक लाइन छोड़कर ये 25 का सरप्लस बुक किया था, अब ये डबल एंट्री करना ले। अब ये डबल एंट्री करते हैं, गेन बुक करने लगे हैं, एसेट बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा या कम हुआ, एसेट का बढ़ना डेबिट या क्रेडिट, एसेट का बढ़ना आप कह रहे हैं क्रेडिट, अच्छा तो यकम और मिटा रहे हैं ताई एंड कर रहे हैं, यकम जनवरी 16 पर एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 25 से, और पीएनएल के अंदर गेन क्रेडिट 20। मेरी वीडियो नहीं बनाई, मेरी वीडियो नहीं बनाई ऐसे करके, यार आमिर कमाल कर दिया आपने, सारी फिल्म खराब कर दिया आपने। ये क्या किया आप लोगों ने, ये क्या किया आप लोगों ने, सुबह से मैं जो बोल रहा था वो कहां गया। वो वाली वीडियो सिर्फ बनानी होती है जी बेटा। ये क्या गेन रियलाइज हो गया है, तो कैसे आप लोगों ने मुझे ये लिखने दिया, मेरी जुर्रत कैसे हुई ये लिखने की आपके होते हुए, बताया नहीं था अनरियलाइज गेन पीएनएल में नहीं जा सकता, तो आपने मुझे पीएनएल में फेंकने दिया ये गेन, उल्टा पीएनएल ही लिखने दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, क्या लिखेंगे, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन कहां पर, क्या कहूं अपने आप लोगों, ले जी हो गई एंट्री, हो गई एंट्री, चलें आगे, इतना एक्सट्रैक्ट्स बना लें, क्या ख्याल है, बना लें, चलो। तो एसओसीआई, मेरा मार्कर यार कहीं मिल जाएगा, बाद से बंदे ने ख्याल आंदा है ना, है 2000, अच्छा हट दे भाई, इधर देखो देखो देखो, वो सही लिख नहीं रहा था इसलिए मैंने फेंक दिया, पीएनएल ये सही मिल गया, यस पीएनएल, कहां तक, पैट तक बनेगा पीएनएल, ओके। उसके बाद कितना है पैट, बता दो कितना है पैट, मैं बताता हूं, पता है कितना है, इतना, मुझे क्या, ओ भाई सही है ना, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट सिर्फ मैं बना रहा हूं, लेकिन ये सारी कहानी आपके सामने हो इसलिए मैं पूरा नक्शा बना रहा हूं, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में यहां पर पता नहीं देखेंगे, कोई चीज हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, और फिर टोटल कंप्रीहेंसिव, अभी तो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है। ये जनाब आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आ गई, देखो ये बस 2 एंट्रीज रहती हैं, ये 15 मिनट का काम था, अगर मैं लगा हूं पौने घंटे से, तो बुनियाद बना रहा हूं ना, तसल्ली से समझो, ठीक है ना, बस 2 एंट्रीज रह गई हैं, सवाल खत्म है, ठीक है। फिर अगले सवाल तो आपके होमवर्क में, ठीक। अच्छा, अब लेकिन ये मैं आप लोगों को पे थोड़ा सा नरमी करके भेज रहा हूं कि एक एक रिवैल्यूएशन वाले ही 2 सवाल होमवर्क में दूंगा, और 2 वाली पहले कल मैं खुद करा दूंगा, ठीक है, फिर 2 वाले, फिर परसों 3 वाली, या देखेंगे जैसे भी होगा, फिलहाल इतना को मैं कर लेता हूं, ठीक है। चले जी, चले, SOCIE, सौकी, ओपनिंग, बताओ 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 बताओ, यकम जनवरी 16, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम इसमें कौन से साल की आएगी, 16 की, और उसके बाद ये भी पहुंच जाएगा 16 पर, और शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये भी खत्म हो गया, सॉरी वही अपना कैलकुलेटर जी, और रीवैल्यूएशन रेवोल्यूशनरी सरप्लस। अच्छा, अब जी क्लोजिंग 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 तब आएगा जब ओपनिंग आएगा, और ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट्स आएंगी, तब कहीं जाके क्लोजिंग आएगा। तो ओपनिंग तो लिखो ना फटाफट,
लो जी, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का बन गया ओपनिंग, कोई मसला? अब इस साल में रियल सरप्लस नजर आ रहा है, और ये कहां नजर आ रहा है? ये यहां नजर आ रहा है, ये रियल सरप्लस है, लेकिन रियल सरप्लस का क्या है? चेंज फॉर द ईयर, चेंज फॉर द ईयर। तो पीएनएल वैसे ही फॉर द ईयर होता है, चेंज फॉर द ईयर ही आना था। कितना है? 25। ठीक है, सही हो गया। चलें आगे। अब यहां पर मैंने एक कॉलम ओपन कर लिया जी। ये बेसिकली जैसे ये एसिड का लेजर है ना बुक वैल्यू पे, ऐसे ही ये रियल सरप्लस का लेजर है बुक वैल्यू पे। ओके, सही है। तो ये डबल एंट्री होगी इसकी भी, ये लेजर भी बना लो बेशक। हालांकि ये एक दो सवालों के बाद, यहां के बाद जिंदगी में कभी आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आपके दिमाग में बना करेगा, लेकिन फिलहाल आज ही बना लो ना। ठीक है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर है। तो डबल एंट्री जो होती है, अच्छा चलो इसको एंड पे लेकर आते हैं। वैसे बाय द वे ये है क्या? ये ऐसे ही है जैसे ये यहां से होकर इधर जाएगा ना, तो ये जो यहां से डेबिट होकर इधर क्रेडिट होगा, ये वो वाली एंट्री एंड पे मैंने वहां दिखानी है। ठीक है ना? कहो तो डायरेक्ट भी कर देता हूं, या रहने दे तो अच्छा है, एंड पे पूरा कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब लो भाई, सरप्लस 25 रुपए का अरोज हुआ, और यकम में 16 पर कितना है? ओ नया मसला, 25/25 लिखा हुआ है ना। 25/25 नहीं है, ये 95 जमा 25 इक्वल टू 120 है। ऐसे ही यहां पर लिखा जा रहा है कि 0 जमा 25 इक्वल टू 25। ये बेसिकली एसिड का, ये सरप्लस का समझो लेजर है, बैलेंस शो हो रहा है, कोई मसला? अब ये एंट्री नजर आ रही है आपको, एसिड डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, डन। बोलो, अब इस एसेट को क्या करना है? डेप्रीशिएट। लो जी, डेप्रीसिएशन आ गया तो छा गया। डेप्रीसिएशन 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 के लिए 100 को पकड़ेंगे, 100 को सब बताएंगे मुझे। डेप्रिसिएशन के लिए 100 को पकड़ेंगे ना, 100 को ना। अब 100 नहीं चल सकता, बिल्कुल ऐसे, इसीलिए मैंने चेंज एस्टिमेट पहले कराया कि ए रोला उत्थे मुका के आओ। तो जैसे वहां पर तो सिर्फ लाइफ वगैरह चेंज होती थी, यहां पे तो कॉस्ट ही नहीं रही, कॉस्ट ही नहीं रही एसिड के अकाउंट के अंदर। मैं अभी अगर ये पहली एंट्री करके एसिड का क्लोजिंग निकालू ना, चेक करो जरा, एसिड डेबिट कितने से? 25 से, और सरप्लस क्रेडिट 25 से। यहां पर जो रीवैल्यू सरप्लस आया, अगर यहीं पर, और तो कुछ होना नहीं, आप एसिड का क्लोजिंग बैलेंस निकालें, आपको ये रीवैल्यूड अमाउंट शो करेगा। चेक कर लो, जो आपकी 120 आ रही थी ना आए तो सवाल गलत है। देखो, क्या आप एसिड अकाउंट कॉस्ट शो कर रहे हैं? तो क्या डेप्रिसिएशन के लिए वो 100 अब चल सकता है? वो 100 अब चल ही नहीं सकता। ए मार्कर भी मुक्के ने पान, कोई काम ना मार्कर नहीं लगे आज। अब ये ना कहना वो जो फेंका था वही काम कर रहा, वो नहीं चल रहा था तो फेंका था जी। अब देखो भाई, अगर एक बार एसिड रीवैल्यू हो जाए, तो उसके बाद उसको डेप्रिसिएट करने के लिए फॉर्मूला होगा रीवैल्यूड अमाउंट। क्या चीज जी? रीवैल्यूड अमाउंट। माइनस करोगे रेजिडुअल, अगर कोई है तो, फिलहाल छोड़ो, भी नहीं है। रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ोगे और उसको डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ। इसलिए मैं रिमेनिंग लाइफ निकालना सिखा रहा था। तो तैयारियां सारी पहले ही हुई थी, थोड़ी थोड़ी करके। ठीक है, अब रीवैल्यूड अमाउंट भी रीवैल्यूएशन के दिन वाली उठाएंगे, और रिमेनिंग लाइफ भी रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर निकालेंगे। सवाल खत्म। ठीक है, बताओ जी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रिमेनिंग लाइफ। अब असल में लाइफ कितनी थी? 20। कितनी थी? 20। लेकिन यकम जनवरी 16 तक एक साल गया गुजर, तो यकम जनवरी 16 पर कितने साल रिमेनिंग है? अब इसीलिए मैंने यहां पर डेट नहीं लिखी, क्योंकि यहां पर अगर आप 31 दिसंबर 16 लिख गए ना, तो खुदा ना खास्ता आपने 18 साल निकाल लेना, जो कि गलत है। असूल क्या है? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी, याद रहेगा। तो मैं एस्टिमेट चेंज के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली, ऐसी रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली, कोई मसला? अब आंसर बताओ, बटा 19 करे तो आंसर कितना आ गया? 6.3। हाय चलो खैर 6.3। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 113 पॉइंट। यहां मेरा सवाल हो रहा है खत्म, लेकिन सवाल वर्किंग के अब तक खत्म हो रहा है।
अभी कुछ रहता है। अब ये डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करवाओ। ईयर एंड आया 31 दिसंबर 16 पर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हुआ डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हुआ क्रेडिट 6.3 से, और इधर देखो ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहां नजर आएगा ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ठीक है जी, कितना जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होने लगी है, सबकी तवज्जो मुझे चाहिए। मैंने ये पूछा है कब से क्या कर रहे थे, अब इसको बताओ, बताओ यार कब से क्या कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास की अब शुरू हो रही है, तो कुछ तो होगा ना कि 2 घंटे से कुछ कर रहे थे, इसका टाइम हो गया वो चला जाए जी। इधर देखें, ये कहां जाएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल है। अच्छा ये कहां जाएगा, ये भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, अभी तो पहले से भी यही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन मार्क इधर पहुंचा, रिटेन्ड अर्निंग्स का बेटा है ना पैट, ये पैट क्या है, रिटेन्ड अर्निंग का बेटा है ना, तो इसको रोने की आवाज आई, रिटेन्ड अर्निंग्स सुना, क्या हुआ, प्रॉफिट रो है क्या, अब बाबा 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 हमें ना एक सट लगी है, सॉरी एक चोट लगी है, एक हिट लगी है। क्या हिट लग गई बेटा तुम्हें, बाबा वो आया, वो आया, कौन, वो आया, वो बोलो कौन, सरप्लस आया, एसिड को बढ़ाया उसने, और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आम हालात की निस्बत 1.5 से 1.3 से, अगर वो ना आता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होता 5, वो आया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो गया 6.3, उसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ा है। अच्छा एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट को क्या तकलीफ है, उसको कौन सी हिट लगी, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाता है कम। तो इसने आके अपने अब्बू को क्या किया, शिकायत लगाई। इसके अब्बू ने क्या कहा, ये दो हमसाया था, भाईजान जी जी ये जो ये आया है ना, ये इसकी वजह से मेरे बेटे को 1.3 का नुकसान हुआ है, तो मेहरबानी करके आप वो हमें वापस कर दें। असल में लॉजिकली बात समझो ना, जो सरप्लस है क्या वो इनसाइड पीएनएल रिकॉर्ड हुआ है, नहीं ना हुआ, लेकिन डेप्ट तो इनसाइड पीएनएल पड़ी है। अब 5 तक तो रिवैल्यूएशन ना भी होती तो थी, ये 1.3 की जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, इसका असर चेंज इक्विटी में आके हमें निकालना पड़ेगा। समझाने के लिए जरा एक कहानी बनाई, इसने क्या बोला, अबू इसकी वजह से हमें 1.3 का नुकसान हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी वजह से 1.3 क्या है, डेप्रिसिएशन बढ़ी है, तो प्रॉफिट 1.3 से क्या हुआ है कम। तो इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बात करता हूं भाईजान, आपके बेटे की वजह से ना 1.3 का नुकसान हो गया हमें, तो आप हमें ये दे दें। तो कोई बात नहीं, यहां से क्या कर देंगे 1.3 निकल जाएगा, और यहां पे 1.3। अब अगर कोई बच्चा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी की नेचर जानता है तो ये एंट्री उसने कर ली। मुझे बताओ स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं इनकी नेचर क्या है, डेबिट ना, डेबिट क्रेडिट नेचर के लेजर्स हैं सारे, तो क्रेडिट नेचर की चीज में से अगर कुछ माइनस हो तो डेबिट, और कुछ प्लस हो तो, इसका मतलब ये जो मेंटल वाली डेप्रिसिएशन है, सॉरी ये जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, इसकी जर्नल एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 1.3 से। ठीक है, इसकी लॉजिक किताबों में नहीं होती, इसलिए ये समझानी मैंने जरूरी समझी। ठीक है, अब इसके साथ बस ओसीआई लिखवा दो, इसके साथ ओसीआई, अगर इसके साथ ओसीआई लिखवा दिया तो मेरे 2 घंटे की मेहनत गई, तकरीबन 1 घंटे की मेहनत गई खूह में। यही तो समझा रहा हूं, ये ड्यूरिंग द ईयर चेंज आया, यहां से होकर ये निकलकर अपने चेन इक्विटी के अंदर आ गया। अब ये ट्रांसफर की एंट्रियां सारी यहीं पे हो रही है। ठीक है, सही है। और ये 1.3 निकालने का एक देसी तरीका भी है ना, वो तो किया था। देसी तरीका पता है क्या है, एसिड के साथ क्या किया आपने 120/19, ये जो हशर एसिड के साथ किया है वही सरप्लस के साथ नशर कर दो, चेक करो 1.3 ही होना है, और आंसर क्या आना है वो खुद बता दो, बताओ। ठीक है,
बस ये आखिरी एंट्री पोस्ट कराओ, रीवैल्यूएशन, ओहो दोनों एंट्रीज, एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, यकम जनवरी 16 पर आ गया, ये आ गया था ना। उसके बाद आखिरी एंट्री करवाएं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट 6.3, सरप्लस डेबिट कितने से 1 पॉइंट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये जनाब ईयर एंड पर ये एंट्री होगी। क्लोज कर दोगे इसको तो 6.3 का बैलेंस देगा ये, इसको क्लोज करोगे तो ये 23.7 का। कुछ यहां पे नया नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, अगर समझ आ जाए तो। और ये मैं कल दोबारा बात करूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ओके। इससे अगले बस 2 सवाल होंगे जी, बोले बोले जी। लेजर कोई भी बनाना लाजमी नहीं है, जो मैंने कहा है बस वो बनाना लाजमी है इस वक्त 31 दिसंबर 16 तक। ये बस तीनों लेजर्स आपने बनाने हैं जो मैंने कहे हैं। अगले 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, और इन 2 सवालों को 52 और 53 को देखें तो सेम टू सेम है, बस प्रैक्टिस है। डेटा चेंज किया है, सॉल्यूशंस आपको पहुंच जाएंगे, किताब में तो मौजूद हैं, यहां हैंडआउट में नहीं। ठीक है जी, चलें अब यार, आज इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ लाजमी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।